नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों को क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है किसान, राजा और नगर, तो इसका जो है वीडियो का पार्ट 3 लाया हूँ। अगर आप लोग पार्ट 1 और 2 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर भी आप लोग देख सकते हैं या प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी दिया हुआ है। तो इस वीडियो में आप लोग को अशोक का धम्म के बारे में जो है बताएंगे, ये क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आते भी हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस टॉपिक्स पे। धम्म मतलब होता है धर्म, यानी कि धर्म वो धर्म जिस पे अच्छी अच्छी बातों को लेकर एक धर्म बनाया गया हो, वो धर्म। तो अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का जो है प्रचार प्रसार किया। अशोक ने है जो क्या किया, अभिलेखों के माध्यम से है धम्म का प्रचार प्रसार किया। कई बार आ जाता है ऑब्जेक्टिव में भी कि अशोक ने किस माध्यम से अपने धम्म का जो है प्रचार प्रसार किया था, अभिलेखों के माध्यम से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अशोक के धम्म के अनुसार बड़े के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता अर्थात सहानुभूति यानी कि फीलिंग, सेवकों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार, साथ ही साथ दूसरों के धम्म का सम्मान करना चाहिए, ऐसा था अशोक के धम्म के अनुसार। तो ये जो था अशोक के धम्म के अनुसार क्या था उसके बारे में जानकारी थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो धर्म के प्रचार करने के लिए महामात्र की नियुक्ति थी। क्या था? तो धर्म के प्रचार करने के लिए महामात्र की नियुक्ति की गई थी। अब आगे देखते हैं। धर्म के सिद्धांत साधारण थे तथा सार्वभौमिक थे। धम्म के सिद्धांत क्या थे? एकदम साधारण, सिंपल था तथा सार्वभौमिक था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि धम्म के माध्यम से जो है लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। अशोक के धम्म के अनुसार जो है क्या बताया गया कि धम्म के माध्यम से जो है लोगों के जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में, यानी कि अभी जिंदा है तब और मरने के बाद भी जो है अच्छा रहेगा, यह बताया गया था। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट से जो है, मेगास्थनीज ने सैनिकों की गतिविधियों के संचालन करने हेतु एक समिति और 6 उप समितियों का वर्णन किया। अब चलिए ये देख लेते हैं। तो मेगास्थनीज ने जो है इसका पहला समिति क्या था, उप समिति। एक का काम क्या था, नौसेना का संचालन करना। दूसरा का काम क्या था, यातायात और खान पान का व्यवस्था करना। जो ये 6 उप समितियां बनाई गई थी उसमें से दूसरा का काम क्या था कि यातायात यानी ट्रैफिक व्यवस्था और खान पान का व्यवस्था करना था। तीसरा का काम था पैदल सैनिकों का संचालन करना, यानी उसकी व्यवस्था करना। चौथा का काम था अश्वारोहियों का संचालन करना। अश्वारोही मतलब कि घोड़े पर सवार रहते हैं जो सैनिक, उनको जो है संचालन करना। पांचवा का काम था हाथियों का संचालन करना। हाथी जो है जानते हैं हाथियों के बारे में, उसका संचालन करना था। अतः इसी प्रकार समिति और उप समितियों में काम का क्षेत्र बटा हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ गया है और आता भी है। तो 6 उप समितियों का काम बताइए, तो आप इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों था? तो देखिए इस तरह से हम लोग जवाब दे सकते हैं कि जब इतिहासकारों ने 19वीं शताब्दी में, यानी कि जब इतिहासकारों ने 19वीं सदी में इतिहास लिखना शुरू किया तो इतिहास का प्रमुख कालखंड जो है मौर्य साम्राज्य को ही माना गया। इस समय क्या था? तो इस समय भारत ब्रिटेन के अधीन था, यानी कि ब्रिटेन के गुलाम था, यानी कि औपनिवेशिक देश था, उसके अंडर में था। अब आगे ध्यान देते हैं। तो इतिहासकारों को आभास हुआ यानी फील हुआ कि अशोक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। अशोक क्या था? बहुत ही शक्तिशाली शासक है। 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। 20वीं सदी के जो राष्ट्रवादी नेता जो लोग थे उन्होंने भी अशोक को क्या माना? तो अपनी प्रेरणा स्रोत माना और इसके किए गए कर्म से सीख लेने की चेष्टा की। अशोक ने जो किए, उनके किए गए कर्मों से ये लोग जो है सीख लेने की चेष्टा किए। अब आगे देखते हैं। दक्षिण के राजा और सरदार, यह है
टॉपिक्स। अगला टॉपिक्स क्या है? दक्षिण के राजा और सरदार। तो देखिए दक्षिण क्षेत्र जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में जो है चोल, चेर, पांड्य जैसी राजा जो है उन सरदारियों का उदय हुआ। अगला पॉइंट देखा जाए तो सरदार और सरदारी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि सरदार किसको बोला जाता था? तो सरदार जो है एक शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था जो वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी, यानी कि जैसे वंशानुगत का मतलब होता है, वंशानुगत का मतलब होता है कि वो उसके दादा परदादा से ही चलता आ रहा है। जैसे कि मेरे दादाजी राजा थे तो मेरे पिताजी राजा बन जाएंगे, मेरे पिताजी के बाद मैं राजा बन जाऊंगा। तो इस तरह से जो है वंशानुगत चलता रहता है, तो उसी को वंशानुगत बोला जाता है। उसके समर्थक उसके खानदान के ही लोग होते थे। उसके समर्थक, जैसे कोई भी सरकार हो या राजा हो तो उसके कुछ समर्थक होते हैं ना, तो उनके समर्थक भी उनके खानदान के ही लोग होते थे। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने का मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। अब सरदार का काम क्या था? तो सरदार का काम था अनुष्ठान का संचालन करना। अनुष्ठान का मतलब होता है कोई भी प्रोग्राम, उसका संचालन करना। युद्ध के समय प्रोग्राम, अनुष्ठान, प्रोग्राम, पूजा पाठ, ये सब भी होता है। युद्ध के समय नेतृत्व करना, यानी युद्ध के समय हमेशा आगे रहना, ये भी जो है एक सरदार का काम होता था। और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता करना, यानी कि अगर किसी में विवाद हो गया तो उसको भी सुलझाना। सरदारी, अब सरदारी को देख लेते हैं। सरदारी में कोई अस्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे। सरदारी क्या था? इसमें कोई अस्थायी सेना या अधिकारी नहीं होता था। अगला पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसके बारे में जानकारी प्राचीन तमिल संगम मतलब कविता, प्राचीन तमिल कविता ग्रंथों से जो है जानकारी मिली है। सरदार और सरदारी के बारे में जानकारी कहाँ से मिली है? तो इसके बारे में जो है जानकारी प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों से मिली है। अगला पॉइंट्स को देखें तो कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। राजस्व यानी अपने राज का खजाना जुटाते थे। कैसे जुटाते थे? तो कई सरदार और राजा जो है वो लंबी दूरी का व्यापार करते थे और उससे जो है वो अपने राजस्व को जुटाते थे। जैसे अगर देखा जाए तो सातवाहन और शक जैसी राजाएं जो थे, शासक लोग, वे ऐसी प्रक्रियाओं में शामिल थे। इस तरह से जो है अपने राजस्व को जुटाते थे। अगला पॉइंट है वैदिक राजा। वैदिक राजा मतलब देखिए, राजा का देव जैसा बनने के लिए, उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए एक तरीका था देवी देवता से जुड़ जाना, अर्थात पूजा करना। कुषाण शासक ने ऐसा किया था। कहने का मतलब है कि दैविक राजा लोग क्या करते थे कि वो जो है अपने को भगवान जैसा दिखाते थे। जैसे देवी देवताओं से जुड़ जाना, देवी देवताओं को पूजा करने लगना, ऐसे कुषाण शासक जो है अधिकतर करते थे। अभी भी देखे होंगे सरकारों को, जब चुनाव नजदीक आ जाता है तो मंदिर चलेगा, लोग पूजा करते, ताकि वो लोग ये दिखाना चाहता है जनता को कि हम लोग जो है वो भगवान से काफी जुड़े हुए हैं, काफी धार्मिक लोग हैं। उस जमाने के लोग भी जो है, उस जमाने के जो भी राजा लोग हैं वो भी ऐसा ही करते थे। अपनी जनता को दिखाते थे कि मतलब हम जो हैं वो भगवान से काफी करीब में हैं, यानी काफी जुड़े हुए, लगाव रखे हुए हैं, काफी हम उनकी पूजा पाठ को करते हैं, धर्म से जो है हम काफी करीबी रखते हैं। तो ये था दैविक राजा। अगला पॉइंट जो है, यूपी के मथुरा में माट के समीप एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की बड़ी मूर्तियां लगाई गई थी। यूपी के एक मथुरा में जो है माट के समीप देव स्थान जो है, वहां पर कुषाण शासकों की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी मिली है जो कि वहां लगाई गई थी। इससे भी ये पता चलता है कि दैविक राजाओं की क्या उस समय की जो है सोच रही होगी, देख सकते हैं। अगला पॉइंट जो है, कई कुषाण शासक अपने नाम के आगे जो है देवपुत्र की उपाधि का भी इस्तेमाल किया करते थे। तो इससे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि कुषाण शासक जो है अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? तो देवपुत्र। तो इस तरह से है, इसका ऑब्जेक्टिव का भी एक आंसर दे सकते हैं।
अगला पॉइंट को अगर ध्यान में देखा जाए तो सामंत शक्तिशाली होते थे। सामंत जो है क्या होते थे? शक्तिशाली, और वह राजा भी बन जाते थे। जो राजा कमजोर होते थे वह बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। क्या होते थे? जो राजा मान लीजिए कि कमजोर हैं, वो बड़े शासकों में जाकर मिल जाते थे, उसके अधीन हो जाते थे। जो लोग बोलता था वही ये लोग करते थे, ये उसके अधीन हो जाते थे। कौन? जो राजा कमजोर थे। जो कमजोर हो जाते थे वो लोग बड़े राजाओं के अधीन में काम करने लगते थे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखा जाए तो यहाँ पर कुछ दिया गया है देवता और उनके उपनाम। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। कुबेर, तो कुबेर किसको बोला जाता है? जो धन के देवता होते हैं, धन देव, उसे कुबेर बोला जाता था। वरुण यानी समुद्र देवता को जो है वरुण बोला जाता था। इंद्र, वर्षा के देवता को इंद्र बोला जाता था। अभी भी बोला जाता है। यम, यम किसको बोला जाता है? तो मृत्यु देवता को, मृत्यु देवता को जो है यम बोला जाता है। अब आगे देखते हैं। तो जनता के बीच राजा की छवि, यानी जनता के बीच जो है राजा की कैसी छवि थी, जनता लोग जो है राजा को किस नजरिए से देखता था। जनताओं के बीच जो है राजा की छवि कैसी थी, यह जानने के लिए एक कहानी बताया गया है कि जब राजा अपनी पहचान बदलकर अपने प्रजा के बीच गए तो एक एक करके सबने अपने दुखों के लिए राजा को ही भला बुरा कहा। क्यों? तो ये कहानियां मौखिक थी, फिर बाद में जो है इन्हें पाली भाषा में लिखा गया। मौखिक का मतलब होता है पहले जो है लोग मुंहों से बोलते थे, सुनाते थे। जैसे हम लोगों को जो है, अब तो नहीं, मोबाइल की ज़माना आ गया, इससे बहुत सारे पहले हम लोग की जो दादी है या नानी हुआ करती थी, वो लोग जो है कहानियाँ सुनाया करती थी। तो इस तरह से जो है मौखिक कहानियाँ थी पहले, लेकिन फिर बाद में इसको जो है पाली भाषा में लिख दिया गया है इस कहानी को। तो ये कहानी ये दिखाता है कि राजा और जनता के बीच जो है उनकी क्या छवियां थी। अब देखिए, इस कहानी को जो है गंधतिंदु जातक कहानी भी कहा गया है। इस कहानी का ये नाम दिया गया है, जो कि प्रजा के दुख के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि लोगों का राजा से दुखी होने का कारण क्या था। तो आप ऐसे जवाब दे सकते हैं कि रात में चोर डकैत आकर प्रजा के घर जो है लूट कर ले जाते थे, जिस पर राजा कठोर कार्रवाई नहीं करते थे। लोगों के घरों में जो है चोर डकैत रातों में आते थे और उनके जो जितने भी धन संपत्ति जो भी थे उसे लूट कर लेकर चला जाता था, और इस पर जो है राजा जो है कोई कठोर कार्रवाई नहीं करता था। आगे देखा जाए, कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी जबरदस्ती कर वसूलते थे। एक तो चोरी हो जाता था उन लोगों के घरों में, दूसरी जो है राजा के जो बड़े बड़े अधिकारी लोग आते थे कर वसूलने के लिए, यानी टैक्स लेने के लिए, और जबरदस्ती जो है ये लोग भी टैक्स लेकर चले जाते थे। अब बताइए जनता के पास बचेगा क्या? कुछ तो जो है डकैत चोर लूट कर ले गया और कुछ जो है राजा के अधिकारी लूट कर ले गए। अब तो जनता परेशान तो होगा ही, दुखी तो होगा ही राजा से। अब आगे देखिए, राजा अपना राजकोष यानी कि खजाना, जो राज का खजाना है, उसको भरने के लिए बड़े बड़े चीजों की मांग करते थे। प्रजा से जो है वे राजा लोग क्या करते थे, तो अपने राजकोष यानी अपने खजाना को भरने के लिए बड़े बड़े चीजों का जो है मांग करते थे। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लोगों का राजा से दुखी होने का कारण क्या था, तो आप इस तरह से डाल सकते हैं जितना भी बताए हैं। अब आगे चलिए, राजा के प्रहार या अत्याचार बोल सकते हैं, इनसे बचने के लिए प्रजा निम्नलिखित काम करते थे। क्या करते थे? निम्नलिखित काम करते थे। वो निम्नलिखित काम क्या था वह नीचे दिया गया है। प्रजा जो है राजा द्वारा थोपे गए कर को चुकाने के लिए, कर मतलब टैक्स को चुकाने के लिए भूमि से ज्यादा उपज करने की कोशिश करते थे। क्या करते थे? अब चूंकि राजा को टैक्स देना ही है, नहीं देंगे तो फिर तो राजा के जितने भी बड़े अधिकारी है वो चैन से रहने नहीं देंगे। तो उस टैक्स को चुकाने के लिए क्या करते थे? ज्यादा उपज करने की कोशिश करते थे। अब ज्यादा उपज कैसे किया जाएगा, तो चलिए उसके बारे में भी बताते हैं। तो अगर प्रजा राजा से ज्यादा दुखी हो जाए तो फिर वह गांव छोड़कर जंगल में चले जाते थे, और वहीं अपना गुजर बसर करते थे, जहां पर राजा का कोई अधिकारी नहीं पहुंच पाता था। क्या करते थे? अगर राजा जो है
अगर प्रजा जो है राजा से ज़्यादा दुखी हो जाता था तो फिर क्या करता था, वह गांव छोड़ देता था और जंगलों में जाकर रहने लगता था। क्यों? क्योंकि जंगलों में जो है वो राजा के कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचते थे उनको तंग करने के लिए। अब बात यह है कि अगर अब राजा जो है प्रजा से ज़्यादा कर लेगा यानी टैक्स, तो उसको चुकाने के लिए वो लोग खेती करने की कोशिश करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उपज। अब ज़्यादा उपज करने के लिए कुछ तो तरीके चाहिए जिससे कि उपज बढ़ सके। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि उपज बढ़ाने के तरीके क्या क्या करते थे वे लोग। तो हल का उपयोग करते थे। हल का उपयोग जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो है शुरू हुआ। उस समय गंगा तथा कावेरी क्षेत्र में फैल गया था। हल का उपयोग 6ठी शताब्दी। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हल का उपयोग सबसे पहले कब हुआ, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। यहाँ जो है गंगा तथा कावेरी क्षेत्र में फैला था। और क्या है, लोहे का फाल का उपयोग होने लगा। हल में जो है लोहे का फाल, इससे जो है खेती जो है आसानी से जोता जाता था, और खेत आसानी से जोता जाएगा तो फिर फसल जो है काफ़ी उपज होगी उसकी, और फिर ये जो है राजा को अच्छे से टैक्स दे पाते हैं। कुदाल का उपयोग, अब कुछ क्षेत्र ऐसे थे जैसे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर तो हल का उपयोग ही नहीं होता, वहाँ पर पथरीले इलाके होते हैं, वहाँ पर हल का उपयोग कैसे होगा, तो वहाँ पर जो है कुदाल का उपयोग करते थे लोग, और इससे जो है अपने खेती की उपज को बढ़ाते थे। पंजाब और हरियाणा में लोहे का फाल जो है 20वीं सदी में हुआ। देखिए बाकी जगहों पर जो है 6ठी शताब्दी में हो गया, गंगा और तथा कावेरी के क्षेत्र के जो है वहाँ पर 6ठी शताब्दी में हो गया, लेकिन पंजाब और हरियाणा में जो है लोहे का फाल का उपयोग कब हुआ, 20वीं शताब्दी में। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इस टॉपिक्स को जो है इस नोट्स को आप लोग याद कर लीजिएगा, इस पॉइंट को। चलिए अब देखते हैं। अब जुताई तो हो गया, जुताई के तो सब जान गए, लेकिन अब वहाँ पर सिंचाई भी तो जरूरी है, तभी तो फसल अच्छे होंगे। तो सिंचाई के लिए वे लोग क्या करते थे, कुआं तालाब नहर से जो है वे लोग सिंचाई करके अपने उपज को बढ़ाते थे लोग। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। बाकी का जो है अगले पार्ट में आएगा, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। और इस चैप्टर का जो है आगे का जो पार्ट है उसमें बताएंगे। तो आज भर के लिए इतने।